आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि दुबई की किस्मत बदलने की शुरुआत सिर्फ 440 रुपए से हुई थी। 1937 में दुबई भी ब्रिटिश कंट्रोल में होता था और ब्रिटिश इंडिया की तरह यहाँ पर भी इंडियन रूपी करेंसी ही चलती थी। ब्रिटिशर्स को दुबई की स्ट्रैटेजिक लोकेशन ट्रैवल करने के लिहाज से बहुत आइडिया लग रही थी, क्योंकि ये यूरोप, अफ्रीका और एशिया के ठीक सेंटर में मौजूद है। ब्रिटिश इंपीरियल एयरवेज दुबई के समंदर में फ्लाइंग बोट्स की बेस बनाना चाहते थे और फिर उन्होंने दुबई के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया। लॉन्ग रेंज एम्पायरन बोट्स यूके से दुबई के समंदर में लैंड करती थी और फिर रिफ्यूलिंग के बाद उनको ब्रिटिश इंडिया और एशिया के दूसरे हिस्सों में भेजा जाता था। इस बेस का मंथली रेंट सिर्फ 440 रुपए था, जिसमें वहां मौजूद गार्ड्स की सैलरी भी शामिल थी। कौन जानता था कि कुछ ही सालों के सबसे बिजी एयरपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ की अपनी एयरलाइन अच्छों को टक्कर दे पाएगी। एमिरेट्स एयरलाइन को किस मुश्किल घड़ी में बनाने का फैसला किया गया और आखिर एक छोटी सिटी से उभरने वाली ये एयरलाइन इतने कम वक्त में पूरी दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन कैसे बन गई? स्टोरी स्फीयर की वीडियो में एक बार फिर से स्वागत। 1950 में दुबई के रूलर शेख बिन सईद अल मखतूम को अच्छी तरह पता था कि उनके पास ऑयल के जितने रिजर्व हैं, वो सिर्फ 30 से 40 साल ही चल सकते हैं। उनको जल्द से जल्द कोई अल्टरनेट इनकम सोर्स बनाना था। उन्होंने देखा कि ब्रिटिशर्स दुबई की लोकेशन को इस्तेमाल करके अपनी एयरलाइंस को एक स्टॉप ओवरफ्राम कर रहे हैं और दुबई को सिर्फ मामूली सा रेंट ही मिलता है। यही देखते हुए दुबई के रूलर ने 1959 में दुबई एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन की शुरुआत की। 1960 में दुबई एयरपोर्ट पहली बार लॉन्च किया गया तो इसमें सिर्फ एक की एप्रन, एक छोटे कमरे जैसा टर्मिनल और एक रनवे होता था। वो भी पक्का नहीं बल्कि रेत को कंप्रेस करके बनाया गया था। इस रनवे पर सिर्फ छोटे डगलस DC-3 जैसे एयरक्राफ्ट ही लैंड कर सकते थे। 1965 में प्रॉपर मेटल रनवे बनवाने के बाद दुबई एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला पहले जेट एयरक्राफ्ट मिडिल ईस्ट एयरलाइंस का कॉमेट था। हर गुजरते साल दुबई के रूलर एयरपोर्ट में नई और लेटेस्ट फैसिलिटीज लॉन्च करवाने लगे। 1969 में यहाँ 9 एयरलाइंस काम कर रही थी जो 20 डेस्टिनेशन ऑफर करती थी और 1980 में दुबई एक इंटरनेशनल स्टॉप ओवर बनकर उभरने लगा, जहां एयर इंडिया, कैथे पैसिफिक, सिंगापुर एयरलाइंस और मलेशियन एयरलाइंस जैसे नाम रिफ्यूलिंग करने के लिए रुकते थे। दुबई से पहले इस रीजन में ये सभी फ्लाइट्स पाकिस्तान के कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे रिफ्लिंग के लिए रुकती थी और देखते ही देखते दुबई ने कराची एयरपोर्ट की सारी ट्रैफिक अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ली। उस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट के में ट्रेवल करने के लिए गल्फ एयर को इस्तेमाल किया जाता था, जो कि बहरेन की एयरलाइन है। पूरे मिडिल ईस्ट को अगर अच्छी इंटरनेशनल फ्लाइट्स लेनी होती थी तो वो पहले गल्फ एयर के जरिए दुबई आते थे और फिर वहां से अपने इंटरनेशनल सफर की शुरुआत करते थे। 1980 में दुबई के शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम, जो उस वक्त दुबई के डिफेंस मिनिस्टर थे, उनको गल्फ ने ऑफर दी कि वह सिर्फ यह अनाउंस कर दे कि गल्फ एयर दुबई की ऑफिशियल एयरलाइन है। इससे गल्फ एयर को इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी मिलना शुरू हो जाएगी और उससे दुबई को भी काफी फायदा होगा और बदले में दुबई को गल्फ एयर के 50% स्टेक्स भी मिल जाएंगे। पर शेख मोहम्मद ने इस डील से इनकार कर दिया। गल्फ एयर ने सोचा कि हम पूरे मिड ईस्ट से पैसेंजर लाकर दुबई को देते हैं और वो पैसेंजर किसी और इंटरनेशनल फ्लाइट में चले जाते हैं, जिसके बदले में हमें कुछ नहीं मिलता। गल्फ एयर ने शेख मोहम्मद के मना करने के बाद दुबई जाने वाली सभी फ्लाइट्स को बंद कर दिया। गल्फ एयर का यह फैसला दुबई के इंटरनेशनल स्टॉप ओवर को नुकसान पहुंचाने लगा। यही वो वक्त था शेख मोहम्मद अपनी खुद की लाइन एमिरेट्स लॉन्च करने का इरादा किया। इस इरादे को हकीकत में बदलने का मतलब था पहले से एस्टेब्लिश्ड एयरलाइन से टक्कर लेना, जिसमें गल्फ एयर जो उनका पहला राइवल था। इसके अलावा ब्रिटिश एयरवेज, सिंगापुर एयरलाइंस, लुफ्थहान्सा एयर इंडिया और पेन एयरवेज वह बड़े बड़े नाम थे जिनके खिलाफ एमिरेट्स को ऑपरेट करना था। अब ये काम जितना सुनने में मुश्किल लग रहा है, ये हकीकत में इससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल था। उस वक्त एक बोइंग -737 की प्राइस $25 मिलियन थी। इसके अलावा पायलट, क्रू और इंजीनियर भी ट्रेन करने थे। इसमें अलग से खर्चा लग रहा था। यानी कुल मिलाकर दुबई को एक नई एयरलाइन पर कम से कम $6 से $7 करोड़ खर्च करना पड़ रहे थे।
और उसके बाद भी क्या पता एयरलाइन चले या नहीं। यहाँ पर दुबई के शेख ने स्मार्टली खेला और पाकिस्तान से मदद मांगी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पिया ने दुबई को 2 बोइंग 737 से 300 लीज में दिए। इन जहाज पर एमिरेट्स की ब्रांडिंग की गई, जबकि पायलट्स, क्रू और इंजीनियर सब कुछ भी पिया का था। इन प्लान्स को चलाया एमिरेट्स के नाम पर जाता था, लेकिन मैनेजमेंट सारी पिया की थी और इस काम के बदले में दुबई के शेख ने पिया को $1 करोड़ अदा किए। यानी जो काम $7 करोड़ में होना था वही अब 1 में हो गया। एमिरेट की पहली फ्लाइट 25 अक्टूबर 1985 को दुबई से कराची तक गई। इसके बाद मुंबई, दिल्ली, कोलंबो, ओमान और कैरो जैसी डेस्टिनेशंस को भी शामिल किया गया। एमिरेट्स के पहले ही साल में 2,60,000 पैसेंजर्स ने सफर किया और इसी एक साल के दौरान शुरुआती $1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट बाहर निकल आई। 1987 में जब एमिरेट ने खुद के एयरप्लेन खरीद लिए तो पिया को उनके प्लान्स वापस कर दिए गए। 1990 की शुरुआत में गल्फ वॉर के दौरान जहां बाकी सभी एयरलाइंस ने मिडिल ईस्ट के ऑपरेशंस बंद कर दिए थे, वहीं एमिरेट्स ये मौका अपने हाथ से नहीं गंवाना चाहती थी। गल्फ वॉर के आखिरी 10 दिनों में मिडिल ईस्ट या अरब कंट्रीज के बीच अगर कोई एयरलाइन ऑपरेट कर रही थी तो वो कोई और नहीं बल्कि एमिरेट्स ही थी। इस दौरान एमिरेट्स उन पैसेंजर को भी टारगेट किया जो नॉर्मली कंपटीटर एयरलाइंस को इस्तेमाल किया करते थे। नए पैसेंजर ने एमिरेट्स में वो फैसिलिटीज भी पाई जिसके लिए दूसरी एयरलाइंस एक्स्ट्रा चार्ज करती थी, जैसा कि पर्सनल एंटरटेनमेंट सिस्टम, लग्जरी केबन्स और बेहतरीन डाइनिंग। ये चांस एमिरेट्स को तरक्की की नई ऊंचाइयों तक ले गया और बाद में लॉयल पैसेंजर के लिए एमिरेट्स ने स्काईवॉर प्रोग्राम भी लॉन्च किया। अब इंटरनेशनल पैसेंजर के साथ साथ दुबई की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी ने भी एमिरेट एयरलाइन की सक्सेस को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा दिया। बल्कि यह भी कह सकते हैं कि दुबई की पॉपुलैरिटी के पीछे भी काफी हद तक एमिरेट्स का ही हाथ रहा है। वो ऐसे ही कि दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फ्लाइट रूट यूरोप टू साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया है। अगर यूरोप टू ऑस्ट्रेलिया के एग्जाम्पल ली जाए तो ये एक दूसरे से 14,800 किलोमीटर दूर है। यह इतना बड़ा डिस्टेंस कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट कवर नहीं कर सकती। इसमें ज्यादातर फ्लाइट्स को कहीं ना कहीं रिफ्यूलिंग के लिए स्टॉप लेना पड़ता है। इस रूट पर सबसे ज्यादा फायदा एमिरेट्स एयरलाइंस को होता है, क्योंकि एमिरेट्स ने अपना हब दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाया हुआ है। दूसरी फ्लाइट को जहां स्टॉप ओवर करने के लिए एयरपोर्ट्स को एक्स्ट्रा फी पे करनी पड़ती है, वहीं एमिरेट्स पैसेंजर को दुबई में स्टॉप ओवर देकर न सिर्फ अपनी कॉस्ट भी बचाती है बल्कि पैसेंजर को भी कॉम्पिटिटिव रेट्स पर टिकट सेल कर सकती है और इससे दुबई में भी विजिटर्स का ट्रैफिक बढ़ता है, क्योंकि आफ्टरऑल कई लोग आगे जाने से पहले 1-2 दिन दुबई में भी रहना पसंद करते हैं। इसके अलावा प्लेन का फ्यूल टैंक अगर फुल होता है तो प्लेन की फ्यूल एफिशिएंसी कम हो जाती है, क्योंकि एक्स्ट्रा फ्यूल का मतलब है एक्स्ट्रा वेट और एक्स्ट्रा वे की वजह प्लेन के इंजन को ज्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस करना पड़ता है, जिसके नतीजे में ज्यादा फ्यूल कंज्यूम होता है। एमिरेट्स एयरलाइन का हब क्योंकि यूरोप, एशिया और अफ्रीका के सेंटर में है, इसी वजह से वो अपने प्लेन के टैंक्स फुल नहीं करते ताकि ज्यादा अच्छी फ्यूल एवरेज मिल पाए। इस तरह वह पैसेंजर को दुबई में एक्स्ट्रा 1 घंटे का स्टॉप देकर फ्यूल की मद में काफी पैसे भी बचा लेते हैं। दूसरी एयरलाइंस अगर दुबई में स्टॉप ओवर कॉस्ट बचाने की कोशिश करती है तो उनको प्लेन में एक्स्ट्रा फ्यूल डालना पड़ता है, जिससे उनकी इकोनॉमिक्स बिगड़ जाती है। एमिरेट की सक्सेस के पीछे सिर्फ मार्केट डॉट और लाजवाब सर्विस ही नहीं बल्कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी भी है जिसको उन्होंने कई सालों तक दुनिया से छुपाए रखा। एयरबस 380 आज दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल जेट है। एक वक्त में यह 850 पैसेंजर आसानी से बोर्ड कर लेता है। पर हैरत की बात यह है कि ज्यादातर एयरलाइंस जो एयरबस 380 इस्तेमाल कर रही है वह इस जॉइंट से प्रॉफिट नहीं कमा रही। सिर्फ एक ही एयरलाइन है जो एयरबस 380 से प्रॉफिट कमा रही है और वह है एमिरेट्स एयरलाइंस। यहाँ तक कि ऐसा माना जाता है कि सिर्फ एमिरेट ही इस जेट को प्रॉफिटेबल बना रही है। तो आखिर एमिरेट ऐसा क्या करती है जो दूसरी एयरलाइंस नहीं कर पाती?
ये राज एमिरेट्स ने कई सालों तक छुपा कर रखा, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जब एयर फ्रांस ने अपने एयरबस A380 को रिटायर करने का फैसला किया तो इस मौके पर एमिरेट के सीईओ का कहना था कि एयर फ्रांस को 10 एयरबस A380 खरीदने ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि इससे यूनिट मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है। एयरबस A380 एक बहुत ही जॉइंट एयरक्राफ्ट है, जहां वह एक वक्त में इतने ज्यादा पैसेंजर सपोर्ट कर सकता है। वहीं इसका सबसे बड़ा मसाला इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है। एमिरेट्स के पास 119 एयरबस A380 है, और वो भी सेम मॉडल के 1995 में एमिरेट्स ने फैसला किया था कि वो एक ही मॉडल के ज्यादा जहाज खरीदेंगे। आज एयरबस A380 की कीमत $450 मिलियन है, जो कि दुनिया का सबसे महंगा कमर्शियल जेट है। लेकिन एक साथ ज्यादा जहाज खरीदने से डिस्काउंट भी ज्यादा मिलता है। एमिरेट्स एयरलाइन ने एयरबस के साथ बल्क डील क्रैक की और इस तरह उनको यूनिट प्राइस में काफी डिस्काउंट मिला। और तो और उन सब की मेंटेनेंस के लिए एमिरेट्स ने अपना इन हाउस यूनिट बना रखा है। इनके स्पेयर पार्ट्स भी सारे एक साथ ऑर्डर किया जाते हैं, और यहाँ पर भी एमिरेट अच्छी खासी सेविंग कर लेता है। इसके बरक्स अगर दूसरी एयरलाइन को तो ज्यादातर के पास अलग अलग जेट मॉडल हैं, और इसी डिफरेंस की वजह से वो मेंटेनेंस थर्ड पार्टी ऑपरेटर से करवाते हैं, जिसका मतलब है कि वो एक्स्ट्रा खर्च करते हैं। आज एमिरेट्स दुनिया का सबसे बड़ा न सिर्फ एयरबस A380 का ऑपरेटर है, बल्कि बोइंग 777 की कलेक्शन में भी पहले नंबर पर आता है। एमिरेट के पास 119 एयरबस A380 और 148 बोइंग 777 है। यहाँ तक कि एयरबस A380 के जितने भी यूनिट्स दुनिया में मौजूद है, उनका 50% सिर्फ एमिरेट ऑपरेट करता है। यह मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी पैसेंजर पर किलोमीटर के हिसाब से दुनिया की चौथी और टोन किलोमीटर के हिसाब से दुनिया की दूसरी बड़ी एयरलाइन कहलाई जाती है। 1998 से लेकर आज तक 4000 अरब पैसेंजर एमिरेट को यूज कर चुके हैं, और इसी पीरियड के दौरान एमिरेट्स 350 करोड़ का कार्गो डिलीवर कर चुका है। ये दुनिया की एयरलाइन है जो अपनी हिस्ट्री में कभी भी घाटे में नहीं गई। देखा जाए तो हर साल इन्होंने 260 करोड़ दिरहम्स या फिर 5900 करोड़ रुपए का एवरेज प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है। और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट किसी और को नहीं बल्कि दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम को ही जाता है। उम्मीद है स्टोरी स्फीयर की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करोगे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। धन्यवाद।